हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे हैं सभी? चलो, तो जैसा कि आपको पता ही है, अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये कंटिन्यू चल ही रहा है और थोड़ी रफ्तार पे भी अब चलने लग गया है भाई, है ना। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि कल तक जो हमने अपने मानव जनन वाले चैप्टर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओवरी की स्ट्रक्चर को कल हमने देखा था, ठीक है। मतलब अंडाशय की संरचना के बारे में कल हमने बात की थी, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसा कि आपको आज डायग्राम दिख रहा है, ये मैं आपको बता दूं, ये कंप्लीट मादा जनन तंत्र का डायग्राम है, ठीक है। कंप्लीट मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। जिस प्रकार हमने एक नर जनन तंत्र का संपूर्ण डायग्राम बनाया था, उसी प्रकार ये स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है वह मादा जनन तंत्र का डायग्राम है। और आज जो हम बात करेंगे वो मादा के सहायक जननांग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे भाई? मादा के सहायक जननांग यानी कि असेसरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनना भाई कि एक मादा जनन तंत्र के कौन कौन से सहायक जननांग होते हैं। जिस प्रकार हमने नर जनन तंत्र के सहायक जननांगों में अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग, श्वसन, काउपर ग्रंथि आदि को देखा था ना, बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर भी जो मादा जनन तंत्र होता है उसके भी कुछ सहायक जननांग होते हैं और उनकी हम क्रम से बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो सहायक जननांग है वह है अंडवाहिनी। क्या है भाई? अंडवाहिनी, जिसको आप ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ओविडक्ट, ठीक है। तो अंडवाहिनी क्या है, ये डायग्राम मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको डायग्राम में सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, बता सकूं, ठीक है। तो देखिए भाई, यदि हम अंडवाहिनी की बात करें तो अंडवाहिनी के कुछ नाम और हैं। जैसे आप इसको फैलोपियन नलिका भी कह सकते हैं, आप इसको डिंब वाहिनी भी कह सकते हैं। ये इसके अदर नाम है अंडवाहिनी के। क्या? या तो फैलोपियन ट्यूब इनको बोलिए या डिंब वाहिनी इनको बोलिए, ठीक है। तो क्या है भाई, देखिए 12 सेंटीमीटर गर्भाशय जो होता है उसके दोनों ओर, देखो ये गर्भाशय, इसके दोनों ओर 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली, 12 सेंटीमीटर लंबी एक कीप नुमा या कुंडलित नलिका होती है जिसे आप अंडवाहिनी बोलते हैं। तो ये आज जो आपको दिख रही है ना, इस पूरी को मैं क्या बोल सकता हूं? इस पूरी को मैं अंडवाहिनी बोल सकता हूं भाई। क्या बोल सकते हैं हम इसको? अंडवाहिनी, ठीक है। ये इसकी जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, 12 सेंटीमीटर यानी कि आप कह सकते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक कीप नुमा कुंडलित नलिका होती है जिसे हम अंडवाहिनी बोल के चलते हैं, ठीक है। इस अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। अब ये भाग इंपॉर्टेंट है, बहुत नॉर्मल सी थ्योरी है इसकी, इसके भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अग्र भाग जो कीप नुमा होता है, ये कीप जैसी आकृति का भाग है ना, इस भाग को बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं इसको? इनफंडिबुलम। और ये इस इनफंडिबुलम जो पार्ट होता है ना, देखो ये फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट है इनफंडिबुलम, जिसकी आकृति कीप जैसी होती है और इस पर कुछ फिम्बरी या मैं कहूं अंगुली जैसी संरचना होती है जिन्हें आप झालर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? झालर, ठीक है। और ये जो झालर होती है ना, इनके बीच में एक छिद्र होता है, होल होता है, जिसे हम ओस्टियम के नाम से जानते हैं। और जो अंड होता है, देखो ये अंडाशय जो आपको दिख रहा है, कल भी मैंने आपको बताया था, कल हमने इसी के बारे में बात की थी। तो ये तो है अंडाशय, ये वाला, ठीक है। तो इस अंडाशय से जब अंड निकलता है ना, द्वितीयक oocyte मोचित होता है, तो ये ओस्टियम के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है, ठीक है। अब इसका जो एक चौड़ा भाग आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये तो इनफंडिबुलम हो गया, और ये जो चौड़ा भाग इस आपको दिखाई दे रहा है ना, यह है इसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग है जिसको आप एम्प्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एम्प्यूला। क्या है एम्प्यूला? एम्प्यूला एक ऐसा स्थान होता है
जहां पर द्वितीयक oocyte प्रेजेंट होता है। याद रहे, फैलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला एक ऐसा पार्ट है जहां पर द्वितीयक oocyte यानी कि इसका अंड रहता है, और जो स्पर्म होते हैं ना, स्पर्म वो यहां पर रिलीज होते हैं। देखो इसको यूनी बोलते हैं ना, यहां पर स्पर्म यानी कि शुक्राणु रिलीज होते हैं, तो शुक्राणु ऐसे टिक 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 चल के यहां तक पहुंचते हैं एम्प्यूला वाले भाग में, तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। और मैंने आपको बताया भी तो है कि निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। किस में होती है? फैलोपियन ट्यूब में। ये कल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखना कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले पार्ट में होती है। इंपॉर्टेंट कर लेना चाहें आप इसको, ठीक है भाई। तो ये दो पार्ट हो गए। यदि हम थर्ड पार्ट की बात करें, इसका जो थर्ड पार्ट होता है ना, वो थोड़ा संकीर्ण यानी कि सिकुड़ा पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो सिकुड़ा पार्ट है, ये आपको दिख रहा है, इस पार्ट को आप बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं आप इसको? इस्थमस। ध्यान सुनिए, एक अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कीपनुमा आकृति का इन्फंडिबुलम, जिस पर झालर नुमा संरचना होती है। दूसरा चौड़ा भाग होता है एम्प्यूला। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि फैलोपियन ट्यूब का चौड़ा पार्ट कौन सा है, तो एम्प्यूला है, और सकरा पार्ट कौन सा है? इस्थमस, जो आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा। और ये जो इस्थमस होता है ना, वो किसको जोड़ता है भाई? गर्भाशय को। तो यहां से आप इसका गर्भाशय स्टार्ट हो गया, यूट्रस, ठीक है। तो ये तो हमारी फैलोपियन ट्यूब हो गई, बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। वही सेम में एक जोड़ी होती है, ठीक है भाई। तो ये 3 पार्ट हो गए इसके। तो मुझे नहीं लगता शायद आपको यहाँ पे कोई डाउट होगा। तो अंडवाहिनी के बारे में आप समझ गए क्या होती है अंडवाहिनी। बहुत सिंपल सी बात है कि 12 सेंटीमीटर लंबी एक कुंडलित नलिका होती है। इसे आप फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी भी कह सकते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। अग्रभाग कीपनुमा जो होता है, जिसे इन्फंडिबुलम कहते हैं, जिससे झालर निकले होते हैं, अंगुली जैसे प्रवर्ध। इसका मुख होता है या छिद्र होता है, जिसे आप ओस्टियम कहते हैं। और इसका सेकंड जो पार्ट है चौड़ा होता है, जिसे आप एम्प्यूला कहते हैं, जहां फर्टिलाइजेशन होता है। और संकीर्ण या सकरा भाग इस्थमस होता है, जो गर्भाशय को जोड़े रखता है भाई। आगे बात समझ में, या गर्भाशय के पास होता है, ठीक है। तो ये बात है भाई। तो अब हम अंडवाहिनी के बाद सेकंड बात करते हैं अपने गर्भाशय की। तो ये जो आपको पूरी संरचना दिखाई दे रही है, यही यूट्रस यानी कि गर्भाशय होता है भाई। ये पूरा की पूरा यूट्रस है, ये पूरा की पूरा क्या है? यूट्रस है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो इस यूट्रस की यदि मैं बात करूं, गर्भाशय को जरा ध्यान सुना। गर्भाशय को हम बच्चादानी या बुम्ब के नाम से भी जानते हैं। आपने घरों में सुना भी होगा कि बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है या बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है ना। आपने समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो जो बच्चेदानी होती है ना, उसको हम यूट्रस या गर्भाशय बोलते हैं। सामान्य भाषा में इसको बच्चादानी या बुम्ब के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। अब बच्चादानी नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये वही पार्ट है जहां एक शिशु का आरोपण या जो गर्भस्थ शिशु है वो डेवलप होगा, तब इसको बच्चादानी के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। तो इसे बच्चादानी या बुम्ब कहते हैं। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो देखिए 7.5 सेमी तो इसकी लंबाई होती है, 5 सेमी इसकी चौड़ाई होती है, और लगभग 3 सेमी इसकी मोटाई होती है, ठीक है। एक यूट्रस की यदि मैं बात करूं तो ये आता है भाई सेंटीमीटर में, 7.5 सेंटीमीटर, 5 और 3। आगे बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो 7.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, और लगभग 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, थिकनेस होती है। तो ये लंबाई चौड़ाई मोटाई भी आप याद रखना भाई इसको ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पॉइंट्स नोट्स में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो गर्भाशय होता है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। देखो ये तो गर्भाशय फंडस वाला पार्ट हुआ, फंडस ये ऊपर काला है ना, ये फंडस वाला पार्ट हुआ। ये हुई इसकी बॉडी, या आप इसको काय बोल सकते हैं, ये पूरा पार्ट काय है। और ये हुआ गर्भाशय ग्रीवा,
ग्रीवा वाला पार्ट जो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। और इसमें जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है जिसको आप बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये वही एंडोमेट्रियम परत है भाई जो रजचक्र के रूप में बाहर निकलती है। मैंने आपको 11th क्लास में भी बता दिया है इसको, 11th क्लास में भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, ठीक है भाई। पूरी चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं हालांकि। तो ये एंडोमेट्रियम लेयर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो एक गर्भाशय के 3 पार्ट होते हैं, फंडस भाग, बॉडी और गर्भाशय ग्रीवा। ये 3 भाग होते हैं भाई एक यूट्रस के, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। यूट्रस जो होता है उसका काम क्या होता है भाई, गर्भाशय का मेन काम क्या होता है, गर्भाशय का मुख्य काम होता है एक गर्भस्थ शिशु का आरोपण करना, यानी कि इम्प्लांटेशन करना। आरोपण मैं आगे और आपको बड़ी तरीका से एक्सप्लेन करूंगा जब इस टॉपिक पर चलेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा होता है ना, गर्भ जिसको बोलते हैं, वो शिशु यहाँ तो देखो, यहाँ तो निषेचन होगा, तो यहाँ से जो युग्मनज बनेगा यहाँ पे, तो युग्मनज धीरे धीरे बढ़ता हुआ 6-7 दिन बाद यहाँ पे आके जुड़ जाता है। ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। 3 दिन तो यहाँ ट्रेवल करता है, चौथे दिन यहाँ पे लुढ़क कर आ जाता है, और 6वें 7वें दिन ये जो एंडोमेट्रियम परत होती है इससे वो नाभि नाल अम्बलाइकल कॉर्ड या अपरा बनाकर जुड़ जाता है, ठीक है भाई। तो इसी घटना को बोलते हैं आरोपण। तो एंडोमेट्रियम जो परत है ना, वह ऐसी परत है जो गर्भस्थ शिशु को जोड़ने का काम करती है या रोपण करती है उसका, ठीक है भाई। तो ये काम होता है गर्भाशय का। तो इतने सारे पॉइंट आपको गर्भाशय में पढ़ के चलने हैं यूट्रस में, ठीक है। आप अपने पॉइंट नोट्स मिलाते हुए चलो, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं योनि के बारे में। तो ये आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं योनि, ठीक है। योनि यानी कि वेजाइना इसका नाम है, इंग्लिश में इसको वेजाइना बोलते हैं। तो अब ये योनि क्या चीज़ है भाई, सुनिए। आपको कहना है कि जो गर्भाशय ग्रीवा होती है, ये गर्भाशय की गर्दन है, ग्रीवा है। अच्छा, एक पॉइंट और था इसमें कि इसकी जो आकृति होती है उल्टी नाशपाती जैसी होती है, आकृति उल्टी नाशपाती जैसी होती है, ठीक है। और शंकु रूपी होती है, अर्थात ऊपर का भाग तो चौड़ा होता है और नीचे का भाग सकरा होता है, जो आपको दिख भी रहा है, ठीक है। तो इसका जो सकरा भाग है ना, ये जो ग्रीवा कहलाता है ना, ग्रीवा, इसको आप गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो गर्भाशय ग्रीवा होती है एक नली में खुलती है, एक मांसल नलिका रूपी संरचना में खुलती है गर्भाशय ग्रीवा, जिसे आप योनि कहते हैं, वेजाइना कहते हैं। अच्छा, वेजाइना क्या चीज़ है बताऊं मैं आपको। वेजाइना केवल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बस एक होल नुमा संरचना है और कुछ नहीं है, ठीक है। यह एक नाल है, ट्यूब है केवल, उसी को वेजाइना बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये जो योनि आप लिखेंगे कि गर्भाशय ग्रीवा एक पतली नलिका रूपी संरचना में खुलती है, जिसे हम योनि या वेजाइना बोलते हैं, ठीक है। ये जो योनि होती है ना, इसके 2 काम होते हैं भाई। इस योनि के 2 काम होते हैं। एक काम, जब महिला में रजचक्र चलता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको बोलते हैं, है ना, तो ये जो एंडोमेट्रियम परत है ना, वो झड़ती है। इसमें मैं पूरी चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन तब करूंगा जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। तो ये एंडोमेट्रियम परत क्या है, इसमें झड़ती है। तो ये ब्लड और श्लेष्मा वगैरह की बनी होती है। तो ये एंडोमेट्रियम परत रक्त के रूप में मादा योनि से बाहर निकलती है, इसी को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी जो घटनाएं मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक पूरा टॉपिक है, इसके बारे में 1 घंटे का लेक्चर है। तो भाई योनि के 2 काम, एक तो रजचक्र को बाहर निकालना, ठीक है, दूसरा शिशु की डिलीवरी करना। भाई गर्भस्थ शिशु यही तो होगा, तो जब उसकी डिलीवरी होती है ना, तो वो मादा योनि से ही बाहर निकलता है, ठीक है। अतः ये जनन नाल की या जनन कैनाल की तरह भी काम करती है योनि। योनि के 2 काम, एक तो प्रसव क्रिया करना, देखो प्रसव क्रिया कराती है रजचक्र, और मैथुन क्रिया भी इसी से होता है, ठीक है। मैथुन क्रिया भी इसी से संपन्न होती है भाई, योनि से ना। तो ये बात हुई योनि की। अब एक पॉइंट और आता है कि जो योनि होती है ना, योनि, यहाँ पर एक
झिल्ली और होती है। क्या होती है? झिल्ली। और इस झिल्ली को बोलते हैं हाइमन या योनि छद। योनि छद या हाइमन, योनि के अग्र भाग पर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हम हाइमन बोलते हैं। और ये जो हाइमन होती है ना, हाइमन, ये बहुत ही पतली झिल्ली होती है जो फर्स्ट इंटरकोर्स या मैं कहूं कि प्रथम बार मैथुन क्रिया करते समय ये रप्चर होती है। ठीक है, और इसको हम वर्जिनिटी की पहचान बोलते हैं। वर्जिन बोलते हैं कुंवारी, कुंवारी मतलब ना जिसने कभी भी मैथुन क्रिया नहीं की है, हम उसे वर्जिन बोलते हैं भाई। ठीक है, तो इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आया था नीट में, और उस क्वेश्चन को मैं आपको 11th क्लास में भी बता चुका हूं, है ना, और आगे टॉपिक आएगा उसमें भी उसको बताऊंगा। ठीक है, वहां काम आएगा ये वर्जिन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वर्जिन का मतलब क्या है। वर्जिन जिसका हिंदी नाम है कुंवारापन, है ना, और कुंवारी उसको बोलते हैं जिसने कभी भी अपने जीवन में मतलब उस समय तक मैथुन क्रिया नहीं की है, हम उसे वर्जिन बोलते हैं भाई। ठीक है, तो जब पहली बार मैथुन क्रिया होती है तो ये हाइमन रप्चर होती है ना, और जब ये हाइमन रप्चर होती है तो इससे ब्लीडिंग या ब्लड के रूप में ये बाहर निकलती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कि वर्जिन है या नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मतलब हाइमन जरूरी नहीं है कि फर्स्ट मैथुन क्रिया के समय ब्लड ही निकले या हाइमन झिल्ली रप्चर हो। क्यों? क्योंकि अधिक एक्सरसाइज करने से, साइकिल चलाने से, व्यायाम करने से भी ये हाइमन झिल्ली होती है वो स्वतः ही रप्चर हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? जरूरी नहीं है कि मैथुन क्रिया के समय ही ये रप्चर हो, ये अधिकांश एक्सरसाइज करने, साइकिल चलाने या कोई भी योगा वगैरह करने, उससे भी क्या है ये अपने आप ही रप्चर हो जाती है। तो ये चीज है भाई हाइमन। ठीक है, एक पतली झिल्ली होती है केवल। तो ये बात हुई भाई इसके बारे में। अब ये आपका जो डायग्राम है इसके तो ये सारे ऑर्गन्स कंप्लीट हो गए। तीन ही ऑर्गन्स आपको, तीन ही संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है इस डायग्राम में। एक तो है क्या? फैलोपियन ट्यूब, दूसरा क्या है? गर्भाशय, और तीसरा क्या है? योनि। ठीक है, अब इसके बाद हम एक अलग से संरचना पढ़ते हैं। देखो ये तो वो पार्ट हैं जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते। ठीक है, बाहर से दिखाई नहीं देते। तो अब हम कुछ ऐसे ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे जो हमें साधारणतः बाहर से ही दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, और उन सभी को सम्मिलित रूप से एक नाम दिया गया और उसे बोलते हैं आप भग। क्या बोलते हैं? भग यानी कि वल्वा। भग यानी कि वल्वा। अब जो ये वल्वा वाला पार्ट है, भग वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा अलग हटके होता है, जो हमें बाहर से ही दिखाई दे जाता है। लेकिन ये जो पार्ट हैं वो सभी की सभी इंटरनल पार्ट हैं जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। तो भग के बारे में यदि मैं बात करूं तो भग क्या चीज है? भग बहुत सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। मैं कहूं कि बहुत सारे बाह्य जननांग मिलकर एक वल्वा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वल्वा। तो इस वल्वा में कौन कौन से पार्ट सम्मिलित हैं? तो पहला पार्ट है जघन सेल। एक एक चीज को क्लियर करूंगा, मैं आपको सारी चीज बता दूंगा। मॉन्स प्यूबिस इसको बोलते हैं भाई। ठीक है, दूसरा है बृहद भगोष्ठ, तीसरा है लघु भगोष्ठ, चौथा है भगसेफ, प्रेघान, और एक है, इसको भी लिख लेते हैं, बार्थोलिन ग्रंथि। ये जो प्रेघान होता है इसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, भगसेप को हम क्लाइटोरिस बोलते हैं, लघु भगोष्ठ को हम लेविया माइनोरा कहते हैं, और बृहद भगोष्ठ को हम लेविया मेजोरा कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लेविया मेजोरा। तो जरा ध्यान सुनिए मेरी बात। हालांकि मैंने इसको
वैसे भग में ही, चलो कोई बात नहीं, बार्थुलिन ग्लैंड्स को आप अलग से कर लेना, ठीक है, बार्थुलिन ग्लैंड्स को अलग से कर लेना, इसको हम वल्वा में सम्मिलित नहीं करेंगे, ये बार्थुलिन ग्लैंड्स है तो इसको हम अलग रख लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो ये जो आपको 5 भाग दिखाई दे रहे हैं ना, ये पांचों पार्ट मिलकर क्या कहलाते हैं भाई? पार्ट आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं 5, ये मिलकर क्या बनाते हैं भाई? एक भग बनाते हैं, यानी कि वल्वा बनाते हैं, ठीक है। अब इस वल्वा के बारे में यदि हम बात करें तो जरा ध्यान सुनो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाता हूँ, तब आपको ये सारी चीज़ क्लियर समझ में आएगी। सुनिए, सबसे पहला जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं झगन सेल, यानी कि मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस क्या चीज़ है? सुनिए कि यह प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर का एक भाग होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे यह एक भाग है और ये जो भाग होता है ना, ये मान के चलिए ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर का भाग है। देखो इस स्थान को, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस कैविटी वगैरह भाग होता है, और उसके ऊपर जो भाग है वो बसीय, मैं कहूँ एक गद्दीदार संरचना, एक गद्दीदार संरचना होती है जिस पे क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं भाई, है ना, रोम, ठीक है, रोम पाए जाते हैं। इस भाग को हम बोलते हैं झगन सेल, यानी कि मॉन्स प्यूबिस। अच्छा, ये वो पार्ट हैं जो आपको बाहर से ही दिखाई दे जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम बाह्य जननांग बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? बाह्य जननांग, जो बाहर से दिखाई देते हैं, और ये सभी आंतरिक जननांग हैं। तो ये जो आपको दिख रही है, ये मॉन्स प्यूबिस वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? मॉन्स प्यूबिस। अब इस जगन सेल के नीचे क्या होता है? 2 फोल्ड नुमा संरचना होती है, इस प्रकार फोल्ड नुमा संरचना, ठीक है भाई। ये जो वलन है ये मासल वलन है, एक मासल इस प्रकार के वलन है। दिख रहा है क्या आपको? अच्छा, ये मासल वलन होते हैं भाई, तो इन मासल वलन को आप क्या बोलते हैं? बृहद बगोष्ठ बोलते हैं, यानी कि लेविया मेजोरा बोलते हैं। और ये ऐसा पार्ट है लेविया मेजोरा जिस पर भी क्या पाए जाते हैं? हेयर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, ठीक है। इस पे भी क्या पाए जाते हैं भाई? बाल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं लेविया मेजोरा, यानी कि बृहद बगोष्ठ। तो जो बृहद बगोष्ठ है वो जघन सेल के नीचे पाए जाने वाले वलन होते हैं, 2 वलन होते हैं, और जिन पे भी क्या, इनकी जो बाह्य सतह है उस पे भी क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। अब इनके भी नीचे ये जो बाह्य आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनके भी नीचे क्या होता है? 2 फोल्ड और होते, 2 फोल्ड नुमा संरचना और होती है, ठीक है, ये वाली। अच्छा, ये जो फोल्ड है ना 2, इनको आप बोलते हैं लघु बगोष्ठ, और ये चिकने फोल्ड होते हैं जिन पर रोम वगैरह नहीं होते, जो अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। ये लघु बगोष्ठ होते हैं जो बृहद बगोष्ठ के जस्ट नीचे होते हैं, और ये वृषण कोश के समजात अंग है। किसके? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिखा हुआ भी है। देखो, नर का जो वृषण कोश होता है ना, स्क्रोटम सैक, बिल्कुल उसके समजात ये मादा में क्या पाए जाते हैं? लघु बगोष्ठ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन नीट में पूछ लिए जाते हैं भाई, ठीक है, कि लघु बगोष्ठ किसके समजात अंग है? तो आपका आंसर है वृषण कोश के समजात अंग है। समजात किसको बोलते हैं? ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति व संरचना, जिनकी उत्पत्ति एक ही प्रकार से हुई हो, तो हम उसे समजात अंग बोलते हैं भाई। सम माने समान, जात माने उत्पन्न होना। तो देखो, ये तो बाह्य फोल्ड हो गए, उन पर बाल पाए जाते हैं। इनके जस्ट नीचे और 2 फोल्ड होते हैं जिनको आप क्या बोलते हैं? लघु बगोष्ठ या लेविया मेजोरा बोलते हैं। ये चिकने पार्ट होते हैं और इन पर बाल नहीं होते। और किसके समझाते हैं? ये किसके समझाते हैं भाई? ये समझाते हैं किसके? वृषण कोश के, ठीक है।
अब इम्पोर्टेंट पार्ट सुनिए, भग सेप क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जघन सेल, ये जघन सेल है, मॉन्स प्यूबिस जहाँ बाल होते हैं, हेयर होते हैं, और ये पार्ट है लघु भगोष्ठ। तो लघु भगोष्ठ का जो कोना होता है ना, अग्र कोना, देखो इस जगह पर, इस जगह पर एक इस प्रकार की संरचना होती है, एक घुंडी नुमा संरचना होती है भाई, ठीक है, एक घुंडी नुमा संरचना होती है। इस घुंडी नुमा संरचना को आप क्लाइटोरिस यानी कि भगसेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस यानी कि भगसेफ कहते हैं। ये क्लाइटोरिस महिला का सबसे सेंसिटिव पार्ट है। सबसे सेंसिटिव पार्ट का मतलब सबसे ज़्यादा संवेदनशील पार्ट है, और इस पार्ट को टच करने से ही मैथुन क्रिया की जो इच्छा होती है वो अधिक जागृत होती है, ठीक है। तो कई बार पूछ ले जाता है कि मादा जननांगों में सबसे संवेदनशील भाग कौन सा है, तो वो क्लाइटोरिस है, जिसको आप भगसेप के नाम से जानते हैं। और ये सेशन के समजात होता है, ध्यान सुनना, सेशन के समजात होता है। कई महिलाओं में जो ये क्लाइटोरिस होता है उसकी आकृति थोड़ी बड़ी हो जाती है और देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई मानव का नर का सेशन हो। समझ रहे आप मेरी बात को? तो इसको सेशन के समजात अंग कहा जाता है। किसको? क्लाइटोरिस को। तो दो क्वेश्चन आपको याद रखने कि लघु भगोष्ठ तो वृषण कोष के समजात हैं, और क्लाइटोरिस किसके समजात अंग है? नर के सेशन के समजात अंग है, ठीक है। तो ये क्लाइटोरिस पार्ट होता है जहां सर्वाधिक मात्रा में संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? प्रेघान यानी कि वेस्टिब्यूल। अच्छा, ये जो वेस्टिब्यूल होता है ना, मैं आपको बता दूं, अब जो आपको लघु भगोष्ठ के बीच में एक जो ये दरार रूपी संरचना दिखाई दे रही है ना, देखो ये पूरी दरार रूपी संरचना है। इस पूरी दरार रूपी संरचना को हम क्या बोलते हैं भाई? इस पूरी दरार रूपी संरचना को आप क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल। और इस वेस्टिब्यूल में पता है क्या होता है? दो छिद्र होते हैं, एक ऊपर की तरफ होता है मूत्र छिद्र और नीचे की तरफ होता है योनि मार्ग। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जो क्लाइटोरिस है इसके जस्ट नीचे एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे आप यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग बोलते हैं, और ये जो आपको नीचे की तरफ जो छिद्र दिखाई दे रहा है ना, इसे हम योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योनि। अब देखो ये जो योनि आ रही है ना यहाँ से, यह जो नलिका रूपी संरचना है ये आगे की तरफ ऐसे खुली हुई होती है। अब समझ गए आप इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये जो योनि तो आपको यहाँ ऐसे दिख रही है, लेकिन आगे की तरफ वो इस स्थान पर ऐसे खुली हुई होती है जो आपको बाहर से दिखाई देती है। आई बात समझ में नहीं आई? तो ये योनि होती है, और ये कौन सा भाग है? प्रेघान यानी कि वेस्टिब्यूल भाग है। आपको क्या बोलना है? आपको क्या बोलना है वेस्टिब्यूल में? कि भाई लघु भगोष्ठ के नीचे जो दरार रूपी संरचना होती है हम उसे क्या बोलेंगे भाई? वेस्टिब्यूल यानी कि प्रेघान बोलते हैं। जो दरार रूपी है ये लघु भगोष्ठ है, और ये तो ये बात होती है भाई, ठीक है। अब ये हो गया वेस्टिब्यूल, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स की ना, बार्थोलिन ग्रंथि। तो बार्थोलिन ग्रंथि क्या होती है भाई? मैं आपको बता दूं कि जो बार्थोलिन ग्रंथि होती है ना, वो सेम की आकृति, सेम का जो बीज होता है उसकी जैसी आकृति को होती है। संख्या में दो होती है जो बृहद भगोष्ठ पर स्थित होती हैं, और खुलती हैं कहाँ पर? योनि द्वार पर। कहाँ पे खुलती है? योनि द्वार के दोनों ओर खुलती हैं बार्थोलिन ग्रंथि। और ये एक प्रकार के क्षारीय और स्नेहक द्रव का स्रावन करती है। अच्छा, क्षारीय द्रव क्यों स्रावित करती है भाई? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मादा योनि का जो मान है वो अम्लीय होता है। जीवाणु होते हैं इसमें, तो उस जीवाणु की वजह से मादा योनि का जो माध्यम है वो एसिडिक होता है। और सुनिए, यदि इसका माध्य अम्लीय हुआ ना तो जो शुक्राणु होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जो बार्थोलिन ग्रंथि है वो एक क्षारीय पदार्थ का स्रावन करती है जिससे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। और एक स्नेहक भी पदार्थ स्रावन करती है जो क्या है? मैथुन क्रिया को आसान बनाता है, ठीक है, या योनि मार्ग को चिकना बनाता है, ठीक है। तो ये भाई आपकी कंप्लीट है क्या? भग वाला पार्ट। तो भग वाले पार्ट में तो आपके वेस्टिब्यूल तक आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी ये बार्थोलिन ग्रंथि भी हो गई।
अब हम बात करेंगे अपने एक लास्ट टॉपिक जिसका नाम है स्तन ग्रंथि। क्या नाम है? स्तन ग्रंथि। तो पहले मैं आपको स्तन ग्रंथि का बिल्कुल इसी प्रकार डायग्राम बनाऊंगा, तब आपको उसको समझाऊंगा। समझ रहे आप मेरी बात को? तो आप फिलहाल ऐसा कीजिए, मैं इनको साफ कर देता हूं और आप ये जो डायग्राम है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छी तरीके से इसको बनाना भाई, ठीक है। मैं एक बार देख लूं कोई नाम तो नहीं रह गया। अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, एम्पुला, इन्फेंबुलम, झालर, अंडवाहिनी, इस्थमस, फंडस, गर्भाशय फंडस है ना। काय लिख दिया क्या मैंने? काय तो ना लिख दिया ना, आप समझ गए। तो ये योनि, हाइमन, ये गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है। और नहीं, ये आपको समझना है केवल, है ना, बाकी ये कोई ज़रूर नहीं है आप इसको बनाए डायग्राम को, ठीक है। तो ये पार्ट मैं आपको एक और बार बता दूं, देखो ये पहला पार्ट होता है मॉन्स प्यूबिस होता है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर होता है जिस पे बाल पाए जाते हैं। और फिर ये बृहद बगोष्ठ होते हैं जिसको लेबिया मेजोरा कहते हैं, इनकी भी बाह्य सतह पर रोम पाए जाते हैं। इनके नीचे 2 और फोल्ड होते हैं और उनको आप लेबिया माइनोरा बोलते हैं जिन पर बाल नहीं होते। और ये क्लाइटोरिस होता है, ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है महिला का। और ये किसके समजात अंग है? ये सेशन के समजात अंग है। और ये जो लघु बगोष्ठ है वो वृषण कोष के समजात अंग है। और इसमें दरार रूपी संरचना को क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं, जिसमें योनि मार्ग और मूत्र मार्ग ओपन होते हैं। फिर यहाँ पर कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? बार्थुलिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये बात है भाई। अब आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया सा इसका डायग्राम बनाना, ठीक है। बनाओ फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या? एक ब्रेस्ट, एक मादा ब्रेस्ट जिसको आप स्तन बोलते हैं, ठीक है। तो जो मादा जनन तंत्र का जो सबसे लास्ट पार्ट है उसे हम स्तन बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं ना। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझिए क्या होता है एक ब्रेस्ट। आपके नोट्स हैं उसमें पूरी थ्योरी लिखी हुई है। छोटा सा एक टॉपिक है, आप इसको भी समझ के चलिए। मादा में एक जोड़ी ब्रेस्ट होते हैं, स्तन जिनको बोलते हैं, ठीक है। कितने? एक जोड़ी ब्रेस्ट होते हैं जो अंश पेशी के ऊपर, देखो ये अंश पेशी होती है और ये परसुका आपको दिख रही है पसली, ये जो अंदर देखो इधर पसली है ना, ये पसली है ना भाई। यहाँ पे स्तन होते हैं तो इधर पसली नहीं है क्या? और यहाँ पे एक पेक्टोरल मसल्स यानी कि अंश पेशी होती है। तो उस अंश पेशी के ऊपर स्थित है कि नहीं बताओ इस ब्रेस्ट, ठीक है। और इन ब्रेस्ट की यदि हम बात करें स्तनों की, तो इसमें क्या होता है 15 से 20 नलिकाकार पालियां होती हैं, पालियां, है ना, स्तन पाली जिनको आप बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 15 से 20 होती है। कितनी होती है भाई? 15 से 20 होती है। और प्रत्येक पाली में अंगूर के गुच्छे के समान, बहुत सारे अंगूर के गुच्छे के समान क्या होती हैं? दुग्ध ग्रंथि होती हैं, जो दुग्ध का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं, ठीक है। और दुग्ध के निर्माण में मैंने आपको बताया था कौन सा हार्मोन काम आता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? एक स्तन में 15 से 20 नलिकाकार पालियां होती हैं और प्रत्येक पाली में अंगूर के गुच्छे के समान क्या होती हैं भाई? दुग्ध ग्रंथियां जो दूध का श्रावण करती हैं, ठीक है। अब जो पाली होती हैं इसमें बहुत छोटी छोटी वाहिनी मिलकर एक लैक्टिफेरस डक्ट बनाती है, यानी कि दुग्ध वाहिनी बनाती है। ध्यान सुनो, प्रत्येक जो पाली है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी वाहिनियाँ होती हैं और वो वाहिनियाँ आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? एक लैक्टिफेरस डक्ट बनाती हैं। और ये जो लैक्टिफेरस डक्ट होती हैं वो स्वतंत्र रूप से आगे, देखो ये लैक्टिफेरस डक्ट चल के आ रही हैं, यूँ मानो आप, ये आगे चल के कहाँ खुल रही हैं? चूचुक यानी कि निप्पल्स। ये चूचुक जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसको आप निप्पल्स बोलते हैं। ये चूचुक एक मतलब ब्रेस्ट पर जो घुंडीनुमा संरचना होती है ना, घुंडीनुमा संरचना, उसे हम निप्पल्स या चूचुक के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। तो चूचुक में जाके ये खुलती हैं कौन? दुग्ध वाहिनी या लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है भाई। और ये जो चूचुक होता है ना, उसके चारों ओर का जो पार्ट है वो ब्लैक कलर का होता है। यदि आपको पता ही है, मतलब चूचुक होता है, जैसे आप मानिए कि ये चूचुक है ना, ये वाला, तो इसके चारों ओर का जैसे ये वाला आवरण होता है ना, ऐसे यहाँ वाला जो राउंड शेप में होता है, राउंड होता है ना,
जैसे ये राउंड शेप है और यहाँ पर ऐसे चूचुक लगा हुआ है, तो ये ना, तो ये राउंड जो शेप है ना ये भी ब्लैक कलर का होता है पूरा, है ना। तो इस ब्लैक पार्ट को पूरा जो गोल घेरा होता है ना ब्लैक पार्ट का, हम उसे एरियोला या स्तन परिवेश के नाम से जानते हैं। देखो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, मुझे पता है कुछ बच्चे हंस रहे हैं, मैं आपको बता दूं भैया कि ये जो टॉपिक हैं वो क्यों सम्मिलित किए गए। ये जो टॉपिक है वो इसलिए सम्मिलित किए गए ताकि आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज मिल सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। सुनिए, एक एक चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। ये चूचुक होता है जिसको आप निप्पल्स बोलते हैं, स्तनाग्र बोलते हैं, ब्लैक कलर का सा पार्ट होता है, इसके चारों ओर भी गहरा वर्णांकित क्षेत्र होता है जिसे भी आप क्या बोलते हैं, एरियोला या स्तन परिवेश के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। ये जो चूचुक होता है ना इसमें 0.5 mm के छोटे छोटे 15 से 20 क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनसे क्या निकलता है, दुग्ध निकलता है। जब भी शिशु स्तनपान करता है तो इन छोटे सूक्ष्म छिद्रों से क्या निकलता है, दुग्ध निकलता है भाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लैक्टिफेरस डक्ट खुल रही है और यहाँ पर जो वसा होती है ना, वसा, उसके अधिक जमाव के कारण जो स्तन होते हैं वो मादाओं में फूल जाते हैं, ठीक है। किसके कारण, वसा के जमाव के कारण, ठीक है भाई। और ये सब हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। नर में ये जो हार्मोन्स हैं वो नहीं होते हैं और मादा में ये हार्मोन्स होते हैं जो स्तनों की वृद्धि करने के काम आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि कई बार कुछ हार्मोन्स के स्रावन से हमारे जो नर होते हैं उनके भी स्तन वृद्धि कर जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना 11th क्लास में, ठीक है। गायनेकोमैस्टिया वगैरह ये डिजीज मैंने आपको तब पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये स्तन के बारे में केवल आपको इतना सा लिखना है। ब्रिस्ट के बारे में, एक जोड़ी ब्रिस्ट होते हैं जो अंश पेशी के ऊपर होते हैं और इसमें 15 से 20 नलिकाकार पालियाँ होती हैं और प्रत्येक पाली में अंगूर के गुच्छे के समान दुग्ध ग्रंथियाँ होती हैं और इनमें बहुत सारी वाहिनियाँ मिलकर लैक्टिफेरस डक्ट बनाती हैं। और जो लैक्टिफेरस डक्ट होती है, दुग्ध वाहिनी होती है, वो स्वतंत्र रूप से कहाँ खुलती है, निप्पल्स में खुलती है। और निप्पल्स के चारों ओर का वर्णांकित भाग किसको नाम से जानते हैं, एरियोला मैमाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये वसा के जमाव के कारण ये फूली हुई होती है या उभरी हुई होती है और इसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। 15 से 20 छिद्र होते हैं, 10 से 15 जो भी आप देख लेना उसमें, ठीक है। तो ये छिद्र होते हैं और जिन छिद्रों से क्या है, दुग्ध निकलता है, बस ये है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्या, मादा जनन तंत्र। क्या कंप्लीट हुआ, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। फिलहाल अभी टाइम है तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके और ये डायग्राम भी आपको बनाना है भाई, ठीक है। उसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करेंगे भी। ले लो फटाफट, ले लिया, चलिए अब सुनिए। तो ये तो हमारे नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र कंप्लीट हुआ, ठीक है भाई। अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज समय है इसलिए मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं नया। सुनिए, अब नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र टॉपिक के बाद जो टॉपिक है वह है युग्मक जनन। क्या है, युग्मक जनन। और युग्मक जनन को आप बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। किसके नाम से जानते हैं आप इसको, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस जो होता है ना, जिसको आप हिंदी में युग्मक जनन बोलते हैं। अब युग्मक जनन का मतलब क्या है, युग्मक जनन का मतलब है भाई युग्मक का निर्माण होना। ध्यान सुनिए मेरी बात। जिस प्रकार हमने एक चैप्टर नंबर 2 में अपने प्लांटों में युग्मक बनाए थे, परागकण और मादा युग्मकोद्भिद, बिल्कुल हम उसी प्रकार मानव के भी गैमेट फॉर्मेशन को देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं, समय के अकॉर्डिंग
समय के अकॉर्डिंग मैं आपको आज जो टॉपिक कराऊंगा, देखो युग्मक जनन की बात चल रही है ना, युग्मक जनन। तो युग्मक जनन में क्या है, एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आद्य जनन कोशिकाओं से युग्मकों का निर्माण होना क्या कहलाता है भाई, आद्य जनन कोशिकाओं से युग्मकों का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात है, डेफिनेशन है। अब बोलेंगे सर ये आद्य जनन कोशिका क्या होती हैं, तो मैं आपको बता दूं, आद्य जनन कोशिका एक ऐसी सेल्स होती हैं जो प्रीमोर्डियल सेल्स आप इनको बोल सकते हैं, एक प्राचीन कोशिका आप इनको बोल सकते हैं, और ऐसी कोशिका होती हैं जो मतलब युग्मक फॉर्मेशन की क्षमता रखती हैं, युग्मक निर्माण करती हैं, क्या आप कह सकते हैं एक प्रकार की जनन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है भाई, चलिए अब वृषण में भी आद्य जनन कोशिका होती हैं और अंडाशय में भी आद्य जनन कोशिका होती है, दोनों में ही होती हैं। आप उनको आद्य बोल दीजिए या आदि जनन कोशिका बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो युग्मक जनन की तो सिंपल सी डेफिनेशन आप समझ जाएंगे। तो युग्मक जनन के स्थान पे आज जो हम बात, मतलब स्थान पे तो क्या मतलब, युग्मक जनन में हम केवल दो घटनाएं देखेंगे। नर में तो देखेंगे शुक्र जनन जिसको आप स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, और मादा में देखेंगे अंड जनन जिसको आप oogenesis बोलेंगे। ठीक है, तो जो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंड जनन। क्या पढ़ेंगे भाई, अंड जनन, oogenesis। ठीक है भाई, अंड जनन पढ़ के चलेंगे आज, क्योंकि शुक्र जनन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि शुक्र जनन अकेला एक घंटे का टॉपिक है पूरा, समझ रहे हैं। तो कल हम केवल उसी के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए आज हम oogenesis पढ़ रहे हैं जो कि थोड़ा सा छोटा है। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको इस टॉपिक को समझना है भाई। ठीक है, सुनिए क्या है अंड जनन, बहुत सिंपल सी तो इसकी डेफिनेशन होती है, जो अंडाशय होता है उसकी आदि जनन कोशिका से अंडाणु का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, oogenesis या अंड जनन कहलाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि एक आदि जनन कोशिका से अंडाणु बनता कैसे। तो बहुत सिंपल से इसका स्टेप है, आप एक बार में समझ जाएंगे यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कि अंड जनन की जो प्रक्रिया होती है उसे तीन भागों में बांटा गया है, या तीन प्रावस्थाएं होती हैं। एक होती है गुणन प्रावस्था, एक होती है वृद्धि प्रावस्था, और तीसरी होती है परिपक्व प्रावस्था। परिपक्व प्रावस्था, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, हम अंडाशय के अंदर एक अंड का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसे आप अंड जनन की घटना बोलेंगे। तो आपको कहना है कि जो एक oogenesis होता है या अंड जनन की जो घटना होती है वो तीन चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में, तीन चरणों में। मैं इसका आरेख आपके सामने बनाऊंगा, आपके नोट्सों में वो आरेख वगैरह बना हुआ भी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ समझने में। देखिए गुणन प्रावस्था जिसको आप मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं, वृद्धि प्रावस्था जिसको आप ग्रोथ फेज बोलते हैं, परिपक्व प्रावस्था जिसको आप मैचुरेशन फेज बोलते हैं। ये इनके इंग्लिश नाम है और ये इनके हिंदी नाम है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, मैं आपको एक बार बता दूं, देखो गुणन का मतलब होता है, गुणन होना मतलब कोशिकाओं की संख्या में लगातार वृद्धि होना। वृद्धि का मतलब होता है कि कोई कोशिका अपने आकार में वृद्धि वगैरह करे, उसे वृद्धि अवस्था बोल देंगे। और परिपक्वन अवस्था में आपको ये शब्द है ना परिपक्वन, ये परिपक्वन को आप न्यूनीकरण भी कह सकते हैं, या मैं डायरेक्ट बोल दूं अर्धसूत्री विभाजन से मतलब होता है न्यूनीकरण का। ठीक है, तो परिपक्वन एक ऐसी प्रावस्था होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन चलते हैं। कौन से विभाजन चलते हैं, अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री विभाजन को आप न्यूनीकरण विभाजन के नाम से भी जानते हैं। ये आप लिख लेना ऊपर, न्यूनीकरण या अर्धसूत्री, बात एक ही है, कई बार पूछ लिया जाता है न्यूनीकरण विभाजन। ठीक है भाई, तो अर्धसूत्री विभाजन को ही आप न्यूनीकरण विभाजन कहते हैं। तो आइए बात करते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करते हैं। तो देखियो आपके पास एक आदि जनन कोशिका है, या आप इसको अंड आदि जनन कोशिका बोलिए,
कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यह आपके पास एक आदि जनन कोशिका हुई, प्रीमोर्डियल सेल हुई। क्या हुई? प्रीमोर्डियल सेल। अब ये प्रीमोर्डियल सेल आपको कैसी दिखाई दे रही है? द्विगुणित, क्योंकि मैंने 2n लिखा हुआ है। तो सबसे पहली प्रावस्था है गुणन प्रावस्था। तो आपको क्या लिखना है, सुनिए, कि आद्य जनन कोशिका में लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं। क्या होते हैं? लगातार समसूत्री विभाजन। तो मैं आपको जैसा कि कई बार मैं बता चुका हूं कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में मेन डिफरेंट क्या होता है? सम माने समान और सूत्र माने गुणसूत्र, अर्ध माने आधे और सूत्र माने गुणसूत्र। ठीक है, जैसे मान के चलिए यह एक कोशिका है, मानव कोशिका। तो मानव कोशिका में एक में 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 तो अलग अलग ना जोड़े होते हैं, पेयर्स होते हैं। तो 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि आप इस कोशिका में समसूत्री विभाजन करेंगे तो देखो, विभाजन से हमेशा बनती तो 2 ही कोशिकाएं। जब आप इसमें समसूत्री विभाजन करेंगे ना तो हमेशा कितने गुणसूत्र चलते जाएंगे? 46 की 46। यानी कि जिस कोशिका में विभाजन हुआ है उसमें जितने गुणसूत्र हैं उतने ही गुणसूत्र उससे बनने वाली कोशिका में बनते जाते हैं। तो ये तो समसूत्री हुआ। यदि इसमें अर्धसूत्री करता, यदि ये जनन कोशिका होती, ठीक है, अर्धसूत्री में इसमें करता तो इससे भी 2 कोशिका बनती, लेकिन इसमें गुणसूत्र कितने होते? 23 होते। तो ये यदि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए मात्र कोशिका से तो वो अर्धसूत्री या मियोसिस डिवीजन होता है, और यदि इस गुणसूत्रों की संख्या समान चलती रहे तो वो समसूत्री विभाजन होता है। सुनिए भाई, तो गुणन प्रावस्था चल रही है, इसमें आदि जनन कोशिका है। इस आदि जनन कोशिका में लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं। ये हो रहे भाई समसूत्री विभाजन। इस प्रकार के समसूत्री विभाजन हुए जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपकी हुई कौन सी प्रावस्था? गुणन प्रावस्था। इस समसूत्री विभाजन में जितनी भी कोशिकाएं बनेंगी वो सब कैसी बनेंगी? द्विगुणित। ध्यान सुनो, यह एक आदि जनन कोशिका थी, केवल एक। इसमें लगातार समसूत्री विभाजन हुए। तो इस समसूत्री विभाजन से जो कोशिकाएं बनी, ये दिख रही हैं आपको 4 कोशिकाएं। तो इन कोशिकाओं को बोलते हैं ऊगोनिया। अब आपको यहां ध्यान से समझते हुए चलना है। इस कोशिका का क्या नाम है भाई? ऊगोनिया है। क्या है? ऊगोनिया। ठीक है, तो ये तो हुई गुणन प्रावस्था, इतना ही लिखना है आपको। फिर आती है वृद्धि प्रावस्था। तो ये जितनी भी ऊगोनिया है ना, इनमें से केवल एक ऊगोनिया अपने आकार में क्या कर लेती है? वृद्धि कर लेती है। ये जितनी भी ऊगोनिया बनी थी आदि जनन कोशिका से, वो अपने आकार में क्या कर लेती हैं? वृद्धि। और ये भी कैसी है? द्विगुणित। और इसको किस नाम से जानते हैं आप? प्राथमिक ऊसाइट के नाम से। किस नाम से? प्राथमिक ऊसाइट। अब सुनो, ये वही प्राथमिक ऊसाइट है जो कल हम पढ़ रहे थे ना, पुटिकाओं के अंदर जो था प्राथमिक ऊसाइट, ये वही प्राथमिक ऊसाइट है। समझ में आ गई बात आपको? कल जो मैंने अंडाशय में आपको बताया था ना, फॉलिकल के अंदर होता है प्राथमिक ऊसाइट, ये वही प्राथमिक ऊसाइट है। तो ये प्राथमिक ऊसाइट किससे बना था? ऊगोनिया से। ये ऊगोनिया किससे बनी थी? आदि जनन कोशिका से। ठीक है, तो ये हुई वृद्धि प्रावस्था। अब चलेगी कौन सी प्रावस्था? परिपक्व प्रावस्था। और मैंने कहा था कि भाई परिपक्व प्रावस्था में तो अर्धसूत्री विभाजन चलते हैं। अच्छा, ये कोशिका कैसी है? डिप्लॉयड है ना, मतलब इसमें जो गुणसूत्र हैं 46 की 46 है ना। तो अब जो ये प्राथमिक ऊसाइट होता है ना, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। मैंने आपसे कहा था कल भी कि भाई ये जो प्राथमिक ऊसाइट होता है, जो अर्धसूत्री विभाजन करके द्वितीयक ऊसाइट में बदल जाता है, जो ग्राफियन पुटिका के अंदर था, बताई थी ना। तो वही चीज़ चल रही है। मैंने क्या लिखा है आपके नोट्सों में कि जो प्राथमिक ऊसाइट होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने से 2 असमान कोशिकाएं बनती हैं। एक बनती है बड़ी कोशिका और एक बनती है छोटी कोशिका। ठीक है, अच्छा, ये दोनों ही कोशिकाएं कैसी होंगी? अगुणित होंगी। कैसी होंगी? अगुणित।
तो जो बड़ी कोशिका होती है ना, इसका नाम है द्वितीयक ऊसाइट, और जो छोटी कोशिका होती है इसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी या ध्रुवीय काय। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? कौन सी प्रावस्था में चल रहे हैं हम? परिपक्व प्रावस्था में। क्या हो रहा है परिपक्व प्रावस्था में? कि जो प्राथमिक ऊसाइट है उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, जिससे दो असमान कोशिकाएं बनी, एक बड़ी कोशिका जिसका नाम द्वितीयक ऊसाइट है और एक छोटी कोशिका जिसका नाम फर्स्ट पोलर बॉडी है। अब क्या होता है, इनमें फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन कौन सा? सेकंड अर्धसूत्री विभाजन। अब ध्यान सुनिए मेरी बात, यहाँ पर जो अर्धसूत्री विभाजन होगा वो बिल्कुल समसूत्री विभाजन जैसा होता है, मतलब इसमें गुणसूत्र की संख्या और आदि नहीं होती। जैसे यहाँ पर 23 गुणसूत्र है ना, तो अब 11.5 गुणसूत्र नहीं होंगे भाई, 23 की 23 चलेंगे। बोलेंगे तो अर्धसूत्री, लेकिन कैसा होता है? समसूत्री जैसा। तो इसमें भी दो असमान कोशिकाएं बनती हैं, और ये जो असमान कोशिका बनी है ना, ये जो बड़ी वाली कोशिका, यही है वास्तविक अंड कोशिका है भाई, ये वास्तविक, जिससे शुक्राणु का केंद्रक मिलता है और एक जायगोट बनता है। यही है वो वास्तविक अंड कोशिका, ये वाली। ठीक है, तो ध्यान रखना, सुनिए मेरी बात। जो द्वितीयक ऊसाइट होता है ना, वो एम्प्यूला वाले भाग में जाता है, फैलोपियन ट्यूब में, अंडोत्सर्ग के बाद। तो जब कोई शुक्राणु उस द्वितीयक ऊसाइट के पास पहुंचता है, तो शुक्राणु के संपर्क से इसमें अर्धसूत्री सेकंड होता है, और तब दो कोशिका बनती हैं, बड़ी कोशिका अंड, और जो छोटी कोशिका बनी है ना, इसे आप बोलते हैं सेकंड पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं? सेकंड पोलर बॉडी। तो एक मेन बात आप यहाँ याद रखो कि अर्धसूत्री सेकंड जब होता है जब कोई शुक्राणु इस द्वितीयक ऊसाइट से संपर्क में आ जाए, तब होता है। यदि कोई शुक्राणु द्वितीयक ऊसाइट से संपर्क में नहीं आता है तो उसमें कभी भी अर्धसूत्री सेकंड नहीं होगा, और अंड जो वास्तविक अंड है और सेकंड पोलर बॉडी है वो नहीं बनेगी। ठीक है, ये द्वितीयक ऊसाइट ही वहाँ पड़ा रहता है एम्प्यूला में। यदि मैथुन क्रिया हुई तो ये अर्धसूत्री सेकंड करेगा, और यदि मैथुन क्रिया नहीं हुई तो ये तुरंत ही अपने आप क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में। देखो, अंडोत्सर्ग में तो यही निकलेगा द्वितीयक ऊसाइट, समझ रहे हैं, और यही फैलोपियन ट्यूब में पड़ा रहता है। यदि मैथुन क्रिया होती है तो शुक्राणु आएगा ही, तो उसमें आगे की तरफ बढ़ जाएगी ये प्रोसेस, और यदि नहीं होता है तो यहीं पर ये समाप्त हो जाता है अंडजनन। आगे बात समझ में? तो भाई ऐसे आपका अंडजनन होता है। अरे आपने बना तो लिया अंड, इसी को तो अंडजनन बोलेंगे। आदि जनन कोशिकाशी तो बनाया है, तो यही अंडजनन है। इसका आरेख देख लीजिए आप, ये आरेख बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, आदि जनन कोशिका होती है, उसमें लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे बहुत सारी द्विगुणित कोशिका बनती हैं, और उन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? ऊगोनिया। ये तो ही गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। अब इनमें से कोई एक ऊगोनिया हर महीने वृद्धि अवस्था में जाती है, अपने आकार में वृद्धि करती है, और इस वृद्धि की हुई ऊगोनिया को क्या बोलेंगे आप? प्राथमिक ऊसाइट बोलेंगे, प्राइमरी ऊसाइट बोलेंगे। इस प्राथमिक ऊसाइट में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री फर्स्ट होता है, जिससे दो असमान कोशिका बनती हैं। बड़ी कोशिका को आप बोलेंगे द्वितीयक ऊसाइट, और छोटी को बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, अब ये जो द्वितीयक ऊसाइट होता है इसमें अर्धसूत्री सेकंड होता है। देखो, हालांकि इसमें भी होगा, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। इसमें भी अर्धसूत्री सेकंड होगा, जिससे फिर दो असमान कोशिकाएं बनेंगी। बड़ी कोशिका तो बनेगी अंड, और छोटी कोशिका बनेगी सेकंड पोलर बॉडी। तो ये है भाई, बात समझ में आ गई आपको? तो ये है अंडजनन। इसका हिंदी आरेख है, वो आप अपने आप समझ जाएंगे अब कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट तो क्यों लेंगे, क्योंकि आपके बना हुआ ही है ना। तो बाकी कल इसको मैं थोड़ा सा और एक बार रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, तो आज की बातें केवल यहीं तक करते हैं, बाकी बात करेंगे
कल। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दूं आपके लिए, आप आंसर तो करते नहीं हैं यार। क्वेश्चन है, कैलीज एंजाइम का श्रावण कौन करता है? ये क्वेश्चन है, कैलीज एंजाइम का श्रावण कौन करता है? तो आंसर कीजिए इसका। बाकी कल इसको 2-3 मिनट 5 मिनट और मैं रिवाइज कर दूंगा। ठीक है।